यस, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2। तो टाइप ऑफ वेक्टर, पहला है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जो होता है भाई, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसका डायरेक्शन भी सेम होता है, मतलब उनके जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री होगा। डन हो गई। और उनका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यस, इक्वल वेक्टर में लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जो इनका नेचर होगा वो मस्ट भी सेम होना चाहिए। मतलब कि जैसे फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स ही होनी चाहिए। यस, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही होनी चाहिए। यस, ये बात भी समझ में आ गई। चलो आगे। अगला वेक्टर है हमारा पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन इसका सेम होना ही चाहिए। मतलब कि एंगल 0 डिग्री होगा बीच में, और इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में, अपोजिट वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, लेकिन जो इसका डायरेक्शन होता है वो एकदम अपोजिट होता है। मतलब एंगल होता है 180 डिग्री, और इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। यस, अब आते हैं बाकी, माइनस भी लगा सकते हो बी पे। अब आते हैं एंटी पैरेलल पे। तो एंटी पैरेलल में इनका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो ज़रूर अपोजिट होना चाहिए। इसका डायग्राम तुम कुछ ऐसा बना सकते हो। बात समझ आ गई। अब आते हैं हम ऑर्थोगोनल वेक्टर पे। इसे हम परपेंडिकुलर वेक्टर भी बोलते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होगा ही होगा। ये डायग्राम है इसका। अब आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होता, जैसे एफ वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एफ, उसका मैग्नीट्यूड, और ये है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम फिर लिख सकते हैं एफ वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। जैसे का एक एग्जांपल लें, तो अगर एफ वेक्टर 10 आई कैप है तो उसका एफ यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यस, और इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, इसके पास केवल डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन तुम्हारा आई कैप में हो सकता है, तुम्हारा जे कैप में हो सकता है, और तुम्हारा के कैप में भी हो सकता है। ये 3 यूनिट वेक्टर होते हैं। अब आता है अगला हमारा नल वेक्टर। नल वेक्टर का देखो, जो नल वेक्टर में तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है, उसका डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पे, वो आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। मतलब नल वेक्टर होता कैसे, सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि अगर एक F1 फोर्स यहाँ पे लग रही है 10 न्यूटन की, और F2 फोर्स इधर लग रही है इसके अगेंस्ट अपोजिट में 10 न्यूटन की, तो इसका जो एफ नेट होगा ना वो 0 न्यूटन आएगा। अब ये जो एफ नेट हमने निकाला है यही नल वेक्टर है। यस, अब हम चलते हैं आगे। अगला आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब ये ऐसा वेक्टर है जो कि सेम लाइन में एक्ट कर रहा है, सेम लाइन में लग रहा होता है। इसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जो इसका डायरेक्शन है, एंगल है, वो या तो 0 डिग्री होगा, या तो 0 डिग्री होगा, या 180 डिग्री होगा। बहुत सारे ऐसे तुम वेक्टर बना सकते हो। ये सब के सब तुम्हारे कोलिनियर हैं, सब के सब तुम्हारे कोलिनियर हैं, सब के सब तुम्हारे कोलिनियर हैं। ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि सर ये लाइन में तो नहीं है, तो यार लाइन में तो तुम ला सकते हो, मतलब कि एक ही लाइन में सेट करते जाओ सबको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलें, तो अगला आता है कोप्लेनर वेक्टर। मतलब कि ऐसे वेक्टर जो कि सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने यहाँ पे, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, और ये है मेरा जेड एक्सिस। ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन में देखो ये रखे मेरे वेक्टर। अब ये जितने वेक्टर है ना, इसमें ये जितने वेक्टर है ये सब कोप्लेनर है, क्योंकि ये एक्स और जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं इसलिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ऊपर की तरफ खड़ा कर दूँ तो क्या ये कोप्लेनर वेक्टर होगा इनमें? ये कोप्लेनर नहीं होगा, कोप्लेनर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर पे, जो कि है हमारा कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर मतलब कि ये पेयर ऑफ वेक्टर होता है जो कि पास करता है सेम पॉइंट से, या एक्ट करता है सेम पॉइंट ऑफ एक्शन से। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि इनका डायग्राम जो है वो ये बनेगा। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर,
सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, ये सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनर है। या फिर तुम ऐसे भी इसका डायग्राम बना सकते हो अवे वाला, लेकिन एक ही पॉइंट से लोग जा रहे हैं। ये सारे भी हमारे क्या है, कॉनकरेंट वेक्टर। यस। अब चलते हैं आगे, अपना नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है एक्सियल वेक्टर का, वो अलोंग होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अलोंग होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अलोंग होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यही है, ये है हमारा एक्सियल वेक्टर। ये डिस्क है हमारी और ये है हमारा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इसके एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा वेक्टर, और एंगुलर मोमेंटम टॉर्क है इसका एग्जांपल एक्सियल वेक्टर का। क्या सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है? नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होता है। बात डन हो गई। अब एक और बात है कि अगर कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव स्केलर के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। मतलब कि अगर मान लो F बराबर 10 न्यूटन आई कैप है, वैसे 3F से, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 न्यूटन आई कैप हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन तो आई कैप नहीं रहा, सेम रहा, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो गया 3 टाइम्स। अगर मैं डिवाइड करूँगा मान लो 2 से, तो 2 से डिवाइड करूँगा 10 न्यूटन आई कैप को, तब आंसर आएगा 5 न्यूटन आई कैप। ये भी बात समझ में आ गई। अब स्केलर अगर जिस चीज़ से अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो नेगेटिव स्केलर है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अब डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। मतलब मान लो अगर एफ फैक्टर मेरा 10 न्यूटन आई कैप है, तो अगर मैं -2F लूँगा तो -2 मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन आई कैप विल बी इक्वल टू -20 न्यूटन आई कैप। अब ये पीछे हो गया, अगर मेरा 10 न्यूटन आई कैप ये था तो मेरा 20 न्यूटन आई कैप ये हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पे कि देखो क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे ये वाले कंसेप्ट। जैसे कि ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट होता है और ये मेरा साउथ होता है। अब बात ये है समझने वाली, ईस्ट को हम +x लिख लो या +i लिख लो, नॉर्थ को +j लिख लो, साउथ को -j और वेस्ट को -i। अब देखो ध्यान सुनना, मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे ए वेक्टर -20 आई कैप प्लॉट करो, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्लॉट होगा ए वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं तुमसे बी वेक्टर कहता हूँ 10 आई कैप -10 जे कैप, तो 10 आई कैप मतलब कि इधर पे और -10 जे कैप मतलब इधर। अब दोनों बराबर है तो ये कहीं बीच में आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 10i + 10j, तो 10i +1 और 10 का +j, तो ये इधर आएगा कुछ। मेरा फोर्थ सवाल है कि मुझे बताओ F1 वेक्टर है 30 न्यूटन एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब देखो ध्यान से सुनना ही, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है 30 डिग्री ईस्ट की तरफ साउथ से। मैंने क्या बोला? 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ साउथ से। ये हो गया हमारा। अगला सवाल है मेरा, अगर मैं बोलूँ साउथ ऑफ ईस्ट, अगर मैंने कुछ एंगल तुम्हें दिया ही नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि एफ वेक्टर है 30 न्यूटन एट साउथ ऑफ ईस्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एकदम बराबर है, उनके बीच में एंगल 45 डिग्री है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं दिया तो उसका ये मतलब होता है। ये बात भी सर हमें समझ आ गई। अगला है, अगर कहीं एफ वेक्टर दिया हो 30 न्यूटन एट ईस्ट, ऐसे करके ईस्ट 60 डिग्री साउथ ऐसे लिखा हो, इसका क्या मतलब है? मतलब कि ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री पे, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, यस, बात समझ आ चुकी है। अब अगला हमारा कंसेप्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर मान लो मेरा ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एफ वेक्टर है, ये मेरा एफ वेक्टर है, तो ये इसके इधर एक्स कंपोनेंट होगा यहाँ पे एफ एक्स, और इधर वाई कंपोनेंट होगा एफ वाई, जो कि इसे मैं वाई को आगे उठा के लाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वाई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। एफ वाई मेरा बराबर होता है एफ साइन थीटा के, और एफ एक्स मेरा बराबर होगा एफ कॉस थीटा के, लेकिन हमेशा नहीं। ये जब बराबर होगा जब तुमने एंगल एक्स एक्सिस से लिया हो। बात डन हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं टेन थीटा कैसे करेंगे। टेन थीटा बराबर एफ वाई अपॉन एफ एक्स हो जाएगा, लेकिन ये जब होगा जब तुमने थीटा एक्स एक्सिस से लिया हो। और अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे
ये एंगल और ये एंगल क्या है, एफ वेक्टर का है, एफ एक्स जब तुम लो, ठीक है। अब बात करता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं कि जैसे मान लो कोई वेक्टर मुझे दे रखा है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर प्लस एफ जेड का होल स्क्वायर अंडर रूट में, बस निकल गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड। अब अगला मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि मान लो मैंने एंगल तुम्हें यहाँ से दे दिया 37, तो इसका एफ एक्स क्या हुआ, इसका एफ एक्स अब tan cos 37 नहीं होगा, इसका एफ एक्स होगा tan sin 37। ये इसके बेस से अटैच है, तो इसका एफ वाई अब आएगा यहाँ पे एफ cos 37, जो कि आ जाएगा लगभग 10 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5। यहाँ से निकाल लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा, ये हो मेरा यहाँ से 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या, ये 30 न्यूटन है मान लो, तो ये हो जाएगा एफ वाई कंपोनेंट 30 cos 53, और ये हो जाएगा एफ एक्स मेरा 30 sin 53। दूसरे क्वाड्रेंट में भी चलेगा, हम सेकंड वाले में, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात करूँ, ये ऐसा हमारा डन हो चुका है, अब कुछ बात बची नहीं है। थैंक यू।